भारतीय राजनीति में सीबीआई का रोल। नमस्कार, जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो न केवल भारतीय राजनीति के इर्द गिर्द रहने वाला है, बल्कि वीडियो में सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के इतिहास और भूगोल को भी हम लोग पूरे देंगे। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले मैं पिछले वीडियोज को मिले आपके प्यार दुलार के लिए अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यह वीडियो, इसके विषय और इसका प्रेजेंटेशन आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। सीबीआई देश की बदनसीब जांच एजेंसी है। बदनसीब शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि सीबीआई का जो लोग उपयोग करते हैं या जिनके फेवर में सीबीआई का रिजल्ट आता है वो लोग इसकी तारीफ करते हैं, बाकी इसको गरियाते हैं। गाँव में कई किस्से हैं जो इस तरह की गरीब की भौजाई या कई इस तरह से शब्द हैं जिसको जब मर्जी आए उस तरह से लात मारते हैं। अगर आपको याद होगा तो राजपाल यादव की एक फिल्म है जिसमें वो कहता है कि मैं मंदिर का घंटा थोड़ी हूँ, जो आए मुझे बजा के चला जाए। सीबीआई की दशा कुछ इसी तरह की है। सीबीआई को भला बुरा करने वालों में आम जो वो लोग हैं जो सीबीआई के घेरे में आते हैं वो तो हैं ही हैं, और कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि ये केस्ड पैरेट है, यानी कि पिजड़े का तोता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट तो यहाँ कह चुका है कि ये तो असंवैधानिक है, इसके अस्तित्व पर ही उसने सवाल उठा लिए थे। यूपीए सरकार यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार को रातों रात सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था सीबीआई को बचाने के लिए, और सीबीआई के फेवर में वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। आज भी सीबीआई स्टे के दम पर ही चल रही है। देखिए ना, कल तक दिल्ली में मनीष सिसोदिया और शराब कारोबार से जुड़े लोगों के यहाँ छापे पड़े तो चारों ओर आम आदमी पार्टी की ओर से उसकी बुराई होने लगी। आज पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं तो अब आरजेडी इसके लिए भला बुरा कह रही है। सुबह से आप लोगों ने देखा होगा टीवी चैनलों पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, यह लीगल प्रोसेस है, इसके खिलाफ लीगल ही बात करना चाहिए। आमतौर पर सीबीआई किसी का है यूं ही छापे नहीं मारती है, यूं ही नहीं चली जाती है, कुछ न कुछ धुआं जरूर होता है। अब यह है कि धुआं एक तरीके से तलवार की धार है, थोड़ा इस तरफ हो जाए तो उसके पक्ष में चली जाए और उस तरफ हो जाए तो दूसरे के पक्ष में, और इसी तलवार की धार से सीबीआई को भी चलना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई का पूरा इतिहास भूगोल 3-4 एपिसोड में मैं समाप्त कर पाऊंगा, क्योंकि सीबीआई यूं ही 1-2 एपिसोड में समझने वाला नहीं है। अगर आपको इस वीडियो को देख करके ये लगे कि आप सीबीआई के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या सीबीआई के बारे में ठोस जानकारी, जैसे आपको मैंने ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में मैंने एक लगभग 25 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसी तरह से दल बदल विरोधी कानून, आने वाले समय में आप देखिएगा दल बदल विरोधी कानून को लेकर के भी देश में काफी चर्चा होगी। शिवसेना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें शिवसेना किसकी होगी इसको तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ को ये मामला सौंप दिया है। संविधान पीठ ये जो निर्णय करेगी ये पूरे देश पर लागू होगा। मैं बार बार कहता आया हूं कि देश की राजनीतिक स्थिति जो है हमारी, विशेषकर संसदीय यानी कि जो सदनों में जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, इसमें दल बदल विरोधी कानून का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून उस पार्टी के मुखिया यानी कि जो अध्यक्ष हैं या जो कर्ता धर्ता हैं उनको एक बहुत बड़ी ताकत दे देते हैं, बहुत बड़ी पावर दे देते हैं। वो किसी के खिलाफ भी व्हिप जारी करके उसको बाहर कर सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। इसी डर की वजह से पार्टियों में लोकतंत्र नहीं पैदा हो रहा है। विद इन पार्टी जो संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। दल बदल विरोधी कानून भी कुछ दिनों में चर्चा में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब जब हियरिंग होगी तो आपके कानों में बात आएगी कि शिवसेना
के चुनाव निशान को लेकर के, शिवसेना के ऊपर कब्जे को लेकर के, शिवसेना की जो लीगेसी है यानी कि विरासत है उसको लेकर के निर्णय सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। अब अगली सुनवाई में चुनाव आयोग क्या चुनाव निशान के बारे में कोई फैसला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इसका निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। अब ये बात थोड़ा सा मुद्दे से हटके हो गई थी। हम लोग फिर आते हैं सीबीआई पर। सीबीआई ने पिछले कई दिनों से, सीबीआई ही क्या, ईडी ने भी पिछले कई दिनों से भारतीय राजनीति में एक बड़ा हलचल मचा रखी है। और मैं आपसे जिक्र कर ही चुका हूं कि सीबीआई क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होती तो यूपीए सरकार या यूपीए 2 सरकार रातों रात सेकेंड सैटरडे के दिन जा करके इसके अस्तित्व को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार नहीं लगाती। आने वाले दिनों में फिर आप सीबीआई के बारे में जानेंगे, इसलिए मैं अभी से आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप अपनी महफिल में जहां कहीं हों, आप अपने ऑफिस में कहीं हों, या फिर आप अपनी परीक्षा की कोई तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, इंटरव्यू की, तो आप 10-15 मिनट का ये वीडियो अवश्य देखें। तो आपको कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। सीबीआई के बारे में आज मैं इसमें आपसे चर्चा करूंगा। जैसे आज की चर्चा के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 2024 में सीबीआई कैसे जो है मेन रोल अदा करने जा रही है। दिल्ली में एक शराब घोटाला होता है। उस घोटाले में डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया को फंसना एक अवश्यंभावी नजर आ रहा है, अभी तक के हालात पर जो सीबीआई के कागज बाहर निकले हैं। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने भी चिंता जाहिर की है कि मुझे 4-6 दिन में सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी, तो उससे लग रहा है कि वो जरूर किसी एक बहुत कसाव में यानी ग्रिप में आ चुके हैं। आप देखिए, दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप बार बार लग रहा है कि उनके पास में कोई भी विभाग नहीं है। विभाग नहीं हो तो यानी कि नो वर्क नो कंप्लेन। ये ऑफिसों में भी आमतौर पर एक बात ये रहती है कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी। तो ये काम हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया, कोई विभाग नहीं लिया। जितने भी विवादास्पद या महत्वपूर्ण विभाग हैं उनको अपने सीनियर साथियों को बांट दिया। इसके 2 फायदे हैं। एक तो सीनियर साथी को लगेगा कि पार्टी में मेरा नाम या मेरा स्थान ऊंचा है। दूसरा, अगर वो फंसता है तो केजरीवाल यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे किनारे हो जाएंगे और फंसेगा वही। जैसे अब तक की 2-3 केस वहां पर हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन तक जेल में हो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि बारी मनीष सिसोदिया की है। यहां पर मैं थोड़ा प्रतीक का इस्तेमाल करना चाहूंगा। रामायण में एक पात्र हैं, वो है मारीच। मारीच को जो है कहा जाता है कि वो सोने का मृग यानी कि स्वर्ण मृग बन करके पंचवटी में जाते हैं। पंचवटी में जब जाते हैं तो सीता जी की नजर पड़ती है। ये आप सब लोगों ने रामलीला में देखा होगा। वो किनके क्या रिश्तेदार हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। और उनके बाद फिर मारीच का जो स्वर्ण मृग बना हुआ है उसका क्या हश्र होता है ये भी सब लोग जानते हैं। तो आज स्थिति जो है मनीष की बिल्कुल मारीच की तरह से है। और अब वो भी इस बात को समझ रहे हैं, तो उन्होंने भी सीबीआई का छापा पड़ने के तुरंत बाद एक ऐसा पत्ता भारतीय राजनीति में उछाल दिया है जिसकी मार से अरविंद केजरीवाल भी संभल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा तो जो होना था हो गया है, अब अरविंद केजरीवाल को भी मैं इस तरह से परेशान कर दूं कि ये समझ ना पाए कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं या उनके लिए कांटे बिछा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव यानी कि 2024 का चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा। अब ये कहना था कि उसके बाद जितने भी विपक्ष के पीएम मटेरियल थे सबके कान खड़े हो गए
कान क्या खड़े हो गए, उनके रोकटे खड़े हो गए। अब आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए विपक्ष का कोई नेता नहीं आ रहा है, कोई दल ये नहीं कह रहा है कि इनके साथ बुरा हुआ। अब ये मनीष ने जाने में किया कि अनजाने में किया, ये मनीष जाने, लेकिन उन्होंने जो ये कार्ड खेला है ये अरविंद केजरीवाल को उसी तरह का जवाब है जैसा उन्होंने कि कोई भी विभाग नहीं लिया और विदाउट पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर बने रहे। तो ये बात है। सीबीआई के बहाने से भारतीय राजनीति में न सिर्फ मनीष सिसोदिया अपना हिसाब किताब बराबर करते नजर आ रहे हैं, इसी तरह से बिहार में तेजस्वी यादव भी दिखाई दे रहे हैं। आप जानते ही हैं तेजस्वी यादव का संबंध सीबीआई से जबरदस्त रहा है। उनके घर का कोई सदस्य ऐसा बचा नहीं है जिसके घर में सीबीआई के छापे न पड़े हों। अभी मई के महीने में उनकी माताजी राबड़ी देवी समेत कई के सदस्यों के यहाँ छापे पड़े थे। आज आरजेडी के कुछ सदस्यों के यहाँ, कुछ नेताओं के यहाँ छापे फिर पड़े हैं। लेकिन यहीं पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया देते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि मैं जो भी बोलूँगा सदन में बोलूँगा। उन्होंने भी नीतीश कुमार को 2024 के लिए बिहार से बाहर भेजने का इंतजाम कर दिया है। उनको कहा कि पीएम मटेरियल हैं, वो धीरे धीरे बिहार के बाहर जाएंगे। इसी तरह से पार्टी में कुछ लोग अभी ऐसे बचे हैं जिन पर अंकुश लगाना तेजस्वी के बस की बात नहीं है, जो उनके पिताजी के दौर के हैं या फिर इस तरह से बाहुबली हैं कि जिन पर वो तुरंत हाथ नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि वहाँ के कानून मंत्री को आपने देखा होगा, खुद तो वारंट कटा हुआ है और राजभवन में जाकर के शपथ ले रहे हैं। ऐसे ही लगता है तेजस्वी भी चाहते हैं कि इस बार सीबीआई के बहाने से उनकी पार्टी का थोड़ा बहुत कायाकल्प हो जाए और कुछ मेकओवर कर लें। 2024-2025 के चुनावों के लिए वो जनता के बीच जाके कह सकें कि हमारे यहाँ जो दागदार लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। हम ये भी देख चुके हैं 2020 के चुनाव में उन्होंने दागी लालू यादव और राबड़ी देवी के फोटो तक को चुनावी पोस्टर से हटा दिया था। इस तरह से तेजस्वी के पास अभी खेलने के लिए लंबी पारी है। वो भी अपनी पार्टी का मेकओवर करने में लगे हुए हैं। हो सकता है इसमें सीबीआई उनके लिए बहुत एक वरदान साबित हो। अब आते हैं सीबीआई के अस्तित्व पर। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है मेरे पिछले कई वीडियोज़ की तरह से। इसमें जानकारी अच्छी है, बीच में आप स्किप न करिएगा या बीच में देखना न छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है आपके ये 10-15 मिनट का जो टाइम आप इस वीडियो को दे रहे हैं उसमें आपके ज़िंदगी में काम आने वाली कोई बात आपको भी सुनाई पड़े, आपके कानों में आ जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसे स्किप न करें। अब हम बात कर रहे हैं सीबीआई की स्थापना के लिए। सीबीआई की स्थापना का जिक्र संविधान में कहीं पर भी नहीं है, पहली चीज है। दूसरी चीज है, इसको एक विजिलेंस संस्था यानी कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तहत इसको गठित किया गया, लेकिन सीबीसी के पहले इसको गठित कर दिया गया। इसका गठन होता है 1 अप्रैल 1963 में और गठन का जो एक्ट है वो है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई के गठन की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, इसकी एक रोचक कहानी क्या कहें, एक घटना है और ब्रिटिश इंडिया के समय ही इसकी शुरुआत हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था। अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिशर्स को रुपये पैसे की बहुत ज़रूरत हो रही थी। उनका काफ़ी रुपया ख़त्म हो चुका था। आप सब जानते ही हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग ब्रिटेन कंगाल हो चुका था। हालात ये थी कि भारत का जितना भी रुपया पैसा जा रहा था सब वर्ल्ड वॉर में ही खप रहा था। तो इन्होंने देखा कि इस युद्ध की अफरा तफरी में कई अधिकारी, यहाँ तक कि अंग्रेज भी जो है वो रुपये के हेर फेर कर रहे हैं और घूसखोरी में आमदा हैं। तो इसको रोकने के लिए इनकी तरफ से भ्रष्टाचार मामलों की जांच पड़ताल के लिए 1941 में 1941 में विशेष पुलिस की एक स्थापना की गई, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, एसपीई इसको कहा गया। युद्ध के बाद भी इसकी जरूरत महसूस हुई तो 1946 में इसको जो है दिल्ली स्पेशल
पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बाद में 1963 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का नाम बदल करके केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया, यानी कि सीबीआई। हालांकि आज भी सीबीआई का कार्यक्षेत्र 1946 के जो एक्ट है उसी के तहत निर्धारित होता है। यह केंद्र सरकार के सभी विभागों में और केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र वाले सभी भूभाग में और उन राज्यों में जहां की राज्य सरकारें इसको परमिशन देती है वहां अपना काम कर सकती है। सीबीआई जो है वो इंटरपोल आदि से भी संपर्क करती है। सीबीआई एक बहुआयामी और विधि शासनादेश का पालन करने वाली एक विधि प्रवर्तन यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। सीबीआई की सामान्य तौर पर दो शाखाएं कही जाती हैं, एक सामान्य अपराध और आर्थिक अपराध, दो शाखाएं हैं। और किस सीबीआई ने परंपरागत अपराधों की जांच करना कब शुरू किया, सीबीआई का अधिकार क्षेत्र क्या है, सीबीआई की स्वायत्तता का मुद्दा क्या है, यह असंवैधानिक कैसे है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे केस्ड पैरेट क्यों कहा, इसे खुली छूट देने से कौन डरता है, आदि विषयों पर हम अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो सीबीआई की पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, कई लोग सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा खींचता चला जा रहा है, लेकिन वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।